नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। 2023 आ चुका है और हिंदुस्तान बन चुका है दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। अब इस माहौल में बजट में हो सकता है बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो, पर हमें उससे मतलब नहीं है। कमबख्त पैसा पे और बूम पे हम क्या बात करते हैं दोस्त, कि नौकरियां बढ़ेंगी कि नहीं, तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं, आपके रोजगार, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के आयाम बढ़ेंगे या नहीं। इस बजट में वो कौन कौन से अनाउंसमेंट हुए हैं जो रोजगार बढ़ाएंगे या घटाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एसवी गोयल, सीईओ एमटीएल अलायंस ग्रुप, और लोहित भाटिया, प्रेसिडेंट वर्कफोर्स मैनेजमेंट क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप दोनों का स्वागत है। गोयल साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये जी। बजट को आप कैसे देखते हैं? जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, चाहे वो एग्रीटेक स्टार्टअप्स को लेकर के हों, चाहे वो इनकम टैक्स रिबेट्स में हो, चाहे वो ईज ऑफ क्रेडिट में हो, आप इस बजट को कैसे देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट बूस्टिंग के लिहाज से? रूरल सेक्टर हो या अर्बन सेक्टर हो, क्या इस बजट से एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी? जी जरूर। बजट एक पाथ ब्रेकिंग है और काफी इससे ग्रोथ ओरिएंटेड है। जी। आप इसका सबसे बड़ा यदि एक पॉइंट देखें तो कई पिछले कई वर्षों से ये बात होती रही है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ओके। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और उसके लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। हम्म। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 5 लाख करोड़ था उसको 7.5 किया, 7.5 को बढ़ा के आज की डेट में 13.7 लाख करोड़ रुपया कर दिया। ये पाथ ब्रेकिंग है। इवन आप अलोन एक रेलवे में देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। हम्म। इस तरह से ये सारे कदम जो सरकार ने लिए हैं, ये डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को बढ़ाएगा। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, कई सारे इस तरह के एक्शंस लिए गए हैं, जैसे माइक्रो क्रेडिट के ऊपर 9 लाख रुपए, 9,000 करोड़ रुपए का एडिशनल प्रोविजन किया गया है, जिससे 2 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल क्रेडिट लाइन माइक्रो यूनिट्स के लिए खुलेगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ओके। जी। लोहित साहब, आपके ओपनिंग रिमार्क्स, आप इस बजट को कैसे देखते हैं एज फार एज एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन इज कंसर्न? गोयल साहब, एक पुरानी कहावत है, गांव देहात बिहार में बोली जाती, कि रोटी कपड़ा मकान एसेंशियल है। तो इस साल जी। फूड सब्सिडी सरकार ने बड़ी डिक्लेयर करी है। तो आपको जी। लगता है कि रोटी का ख्याल रख लिया गया है और कपड़ा और मकान और बाकी जो पैसा है उसका ख्याल रखने के लिए नौजवानों को खुला छोड़ा गया है, खासकर रूरल नहीं, एरियाज में? ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, जहां तक रोटी का सवाल है, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को लगभग 28 महीनों से दे रही है और अभी एक कैलेंडर ईयर के लिए पूरा और एक्सटेंड किया है। जी। उसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसके कारण आप सभी जानते हैं क्या हो सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है मकान का। हम्म। मकान के ऊपर भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस पे जो जो खर्चा सरकार करने जा रही है वो 67%, 67% ज्यादा है, 2/3। अब खर्चा 79 थाउजेंड करोड़ रुपीज होगा, जो पहले सिर्फ 45,000 करोड़ था। जी। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि जो गरीब देहात में, गांव में, जिनको वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है, वो नंबर्स बढ़ेंगे, उससे रोजगार अवसर बढ़ेगा और उससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का और ऊपर जाएगा। मैं खुद एक देहात से आता हूँ और मैंने देखा है कि पिछले कई वर्षों, पिछले 3-4 वर्षों से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसने कितना अच्छा काम किया है, ये आपको गांव देहात जाकर के मालूम पड़ेगा कि अब जो हमारे कबेलू के कच्चे मकान होते थे घास फूस के, बहुत कम रह गए। ओके। और तीसरा आपका क्वेश्चन था कपड़ा। मेरे अनुमान से कपड़े की समस्या को दूर हुए सालों हो गए। आज की डेट में कपड़ा इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं सर, कपड़ा वो अब, रोटी कपड़ा और मकान एक मेटाफर था। मैं मतलब आपसे लिटरली हाँ, कपड़े की बात नो नहीं कर रहा प्रॉब्लम, था। नो, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू एज ए मेटाफॉर, बट जस्ट आई वाज एक्सप्लेनिंग द क्लॉथ आफ्टर द टेक्सटाइल बूम of late 80s, led by the polyester, जी।
has really made an impact, and श्योर। today is available to everyone. Everyone is available. ओके, स्किल डेवलपमेंट So, हमेशा से सरकार का एक फोकस रहा है और इस साल भी जी नए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को एनहांस करने की बात हो रही है। जी अनएम्प्लॉयबिलिटी एक बड़ा इशू रहा जी है इस देश के साथ, मतलब लैक ऑफ जी जॉब्स तो है ही, पर बिल्कुल। लोगों का सॉफ्ट स्किल हो या हार्ड स्किल हो या फिर लोगों के अंदर नई स्किल रिफाइनमेंट हो, एआई पे इस बार ऑफ कोर्स खास फोकस दिया गया है। स्किल जी, डेवलपमेंट को लेकर के आप इस बजट को कैसे देखते हैं? मतलब क्या नई स्किल एनहांसमेंट की तरफ ये बजट एक सक्षम कदम है? इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हम शुरू से देख रहे हैं कि एक तरफ लोगों के लिए रोजगार की कमी है, और दूसरी तरफ यदि आप कभी भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगे जो अपनी फैक्ट्री चलाता है, या किसी एचआर मैनेजर से मिलेंगे, तो वो कहेगा, ऑलवेज कहेगा, भाई अच्छे लोग नहीं मिलते, बहुत डिफिकल्टी है अच्छे लोग मिलने की। जी। और मिल जाते हैं तो उनका एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम है काम करने की। तो मैं कह रहा था कि अनएम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और उसके लिए हमें जड़ से काम करना पड़ेगा। कुछ इस तरह के प्रबंध करना पड़ेंगे कि लोग, यदि हम लास्ट में आके 11th 12th में आकर के यदि उनको बोलते हैं कि आप कुछ सीखो, तो दिक्कत हो जाती है। हम्म। तो उस संदर्भ में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए काफी एम्फोसिस दिया गया है, और उसमें 7th 8th 9th 10th से ही वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाने की व्यवस्था कर रही है सरकार। और उसके ऊपर जो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0.40 लाई गई है, और उसमें कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, जो आज के जमाने की जरूरत है, जिसमें कि मैक्सिमम जॉब क्रिएट हो रहे हैं, जी। उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और इस तरह से ये एम्प्लॉयबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने की पूरी पर कोशिश की जा रही है। गोयल साहब, और ये हर साल अच्छे प्रबंध जो हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा एक खास फोकस होता है। इसके साथ जी साथ ईज ऑफ लोन्स, ईज ऑफ क्रेडिट, ये भी जी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि लोगों के हाथ में पैसा है, एमएसएमईज के हाथ में पैसा है, तो वो जी ट्रांसलेट होगा सैलरीज में, वो डिमांड होगा, वो जी ट्रांसलेट होगा डिमांड जनरेशन पे। जी पर इन दोनों जी मुद्दों पे सरकार ने इस साल बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं किए हैं। देखिए, जहां तक पहले आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट, लोन टू एसएमई, एसएमई, एमएसएमई, दी कोविड के दौरान ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 2 बार 20-20% की एडिशनल ट्रेंच जारी की थी, और उसका टोटल वॉल्यूम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम 15-20 लाख करोड़ रुपीज, आई एम नॉट श्योर, विच इज अ विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। तो एक बहुत बड़ा फंड 20% के 2 बार सरकार ने सभी एमएसएमई को दिया, और उसमें कोलेटरल भी नहीं लिया, उसी के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के द्वारा वो सिक्योर्ड था। और मुद्रा योजना के अंदर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और लोगों को अपने जॉब, अपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, छोटे छोटे और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सभी को मुद्रा योजना ने बहुत फायदा दिया है। ओके। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अपने यहाँ कुछ लोगों की, जहाँ सरकार की, देर आर टू थिंग, देर इज ए प्राइवेट सप्लाई साइड, सेक्टर, देर इज ए डिमांड साइड। प्राइवेट। तो सप्लाई साइड से तो सरकार कर रही है, पर डिमांड साइड वाले उसका पूरा उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको चेक करने की व्यवस्था हमारे यहाँ कम है, उसमें मोटिवेशन की व्यवस्था कम है। उसमें सामाजिक लोगों को और पॉलिटिकल क्लास को थोड़ा आगे आकर के ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार सप्लाई साइड से जो पैसा दे रही है, उसका सही उपयोग हो, और लोग रियल सेंस में एंटरप्रेन्योर बने। सही उपयोग हो, सामाजिक और पॉलिटिकल। मिस्टर लोहित, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, I can hear you. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए। हम लोग गोयल साहब से कुछ देर से बात कर रहे थे। अब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, स्किल डेवलपमेंट, आई थिंक यू विल बी द राइट पर्सन ऑल्सो टू कॉमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट। स्किल डेवलपमेंट पे लगता है आपको सरकार ने इस साल खास ध्यान दिया है? स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स तो हर साल मतलब अनाउंसमेंट होते हैं, पर ये ट्रांसलेट नहीं होता है ग्राउंड में, और अनएम्प्लॉयबिलिटी हमेशा से एक बड़ा नासूर रहा है हमारे देश के लिए। तो आपको लगता है इस बजट ने स्किल डेवलपमेंट पे खास ध्यान दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बजट को हमें किसी बच्चे के फाइनल बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर वित्त मंत्री और भारत सरकार अपने काम में सक्षम है, तो वो 365 दिन तक
ऐसे काम करते रहेंगे और ऐसे अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे जो ओवरऑल डेवलपमेंट, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बेहतर होंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आज के बजट से हम लोग सब कुछ क्या अपेक्षा कर रहे थे? सबसे बड़ी जो उम्मीद थी बजट में थी कंटिन्यूटी की। जी भारत सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को भी कायम रखे, मेंटेन रखे, देश और विदेश के अनुमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी से जीडीपी बढ़ाई जाए। और आज जो हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी की बात कर रहे हैं, जिसको 5 ट्रिलियन डॉलर तक इमीडिएट बेसिस पे अगले कुछ साल में लेके जाना है, यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान 50% जो 75 साल में बढ़ा है, वो अगले 5 से 6 साल में 50% उतना बढ़ जाएगा। ये करने के लिए डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और स्किलिंग, चारों चीजों की जरूरत है। आज के बजट में हमने ये चारों चीजें सुनी। सबसे बढ़िया तो जैसे गोयल साहब ने शुरू में ही बता दिया था, केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और रेलवेज के ऊपर बहुत अच्छे से बढ़ोतरी की गई है और खर्चा किया गया है। उसी के अनुसार अगर आप देखेंगे, जितना खर्चा सरकार ने बोला है इस साल के लिए, वो खर्चे से ही लगभग 1 करोड़ नई नौकरियां बन सकती हैं। दूसरा, सरकार ने पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कंटिन्यूटी बनाए रखी है, और उसी संदर्भ में सरकार ने स्पेसिफिकली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग यूनिट्स फॉर टीवी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत स्पेसिफिक जोर दिया है। जी इससे भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट बजट में ही सरकार ने कहा था लगभग 60 लाख नई नौकरियां बनेंगी। हमारा खुद का अनुमान लास्ट ईयर सरकार के अनुमान से थोड़ा ज्यादा था। हमने कहा था लगभग 1.2 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी, सरकार ने 60 लाख कहा था। पर लोहित साहब, जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो सिर्फ वाइट कॉलर वर्कर्स नहीं आते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स भी आते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस साल बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं। इजी एक्सेस ऑफ क्रेडिट में इस साल बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं। मैं क्रिटिकल होने की बात नहीं कर रहा हूं, बट दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स जो जब कन्वर्ट होते हैं तो फिर ग्राउंड पे हमको रिजल्ट दिखते हैं। इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जी, पहली बात तो जैसे गोयल साहब ने भी बताया, 2 साल पहले हमारा केपेक्स एक्सपेंडिचर प्राइमरीली टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की तरफ 5 लाख करोड़ का था, जो 7.5 लाख और इस साल 10 लाख करोड़ पे चला गया। जी। ये 33% इजाफा है ईयर ऑन ईयर, और ये लगातार अब 3 साल से 33% बढ़ाया जा रहा है। दूसरी चीज, जब आप न्यू ग्रीन हाईवेज, न्यू एक्सप्रेसवेज, न्यू पोर्ट्स, न्यू एयरपोर्ट्स के बारे में देखेंगे तो आप बॉटम ऑफ द पिरामिड्स में जॉब क्रिएट करते हैं। मैं बॉटम ऑफ द पिरामिड को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में आज की डेट में लगभग अनुमानित 500 से 550 मिलियन लोग काम करते हैं। ये जो लोग हैं, इसमें से 85% इनफॉर्मल सेगमेंट में है, और उसका सबसे बड़ा लगभग 50% लोग, 250 मिलियन लोग, यानी कि 25 करोड़ लोग हमारे रूरल इकोनॉमी और फार्म इकोनॉमी से आते हैं। जब भी आप ट्रांजिशन करते हैं इकोनॉमी की, तो फार्म इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी से लोग सीधा आईटी की नौकरियां और सर्विसेज सेक्टर में नहीं आ जाते। आपको उनको पहले नियर स्किल देना पड़ता है, और नियर स्किल उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउस सेक्टर होता है। तो इस तरफ सरकार ऑलरेडी मेहनत कर रही है। दूसरी चीज, 1990-91 से जब हमने पिछला लिबरलाइजेशन किया, पिछले 30 साल में हमने व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आईटी वर्कर्स के बारे में बहुत मेहनत की है और बहुत काम किया है, और उसका सबके सामने रिजल्ट है। आज इंडिया अपने आप में आईटी के क्षेत्र में वर्ल्ड सुपर पावर है जी। मगर हमने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, ब्लू कॉलर जॉब्स में उतना काम नहीं किया जैसे कुछ हमारे नेबरिंग साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स ने किया है। अब जो करेक्शन सरकार करने की कोशिश कर रही है, सरकार ये नहीं कह रही हम आईटी और व्हाइट कॉलर को पीछे छोड़ेंगे। वहां पे आप स्टार्टअप्स के बारे में भी सुनेंगे बहुत कुछ इस बजट में, और लगातार बोला जा रहा है। सरकार ये कह रही है हम ब्लू एंड ग्रे कॉलर पे भी उतना ही तवज्जो और फोकस देंगे जितना हमने पिछले कुछ सालों में व्हाइट कॉलर और आईटी वर्कर्स पे दिया। अगर आप ये दोनों पिरामिड्स पे साइमल्टेनियसली काम करें, तब हमारी रूरल इकोनॉमी से और एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लोग बाहर निकल के नियरेस्ट स्किल्स में जा सकते हैं। अब आपने एक सवाल पूछा, इससे स्किलिंग का क्या बेनिफिट होगा? पीएमकेवीवाई 4.0 का आज अनाउंसमेंट हुआ है। सरकार ने यह भी कहा है कि अप्रेंटिसशिप के ही हौसले को बढ़ाने के लिए 47 लाख अप्रेंटिसेस के लिए गवर्नमेंट फंड मुहैया कराएगी, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेगी, और कॉर्पोरेट से कहेगी कि वो ज्यादातर लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। लोहित साहब, जी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो कंसाइज में, मतलब मैं पहले गोयल साहब के पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। अगर हम संक्षेप में इसको आप दोनों के ओपिनियंस को सम अप करें, तो यू सी दिस
as a employment and entrepreneurship generating budget, and how much will you give this out of 10? 10 में से आप कितने नंबर देंगे ऑन दिस पैरामीटर ओनली? मैं आपसे फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सब्सिडी अनाउंसमेंट इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिहाज से बात कर रहा हूं. गोयल साहब, आई फर्स्ट कम टू यू, योर नंबर एंड वाई. जी देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट लिंक है विद द बजट, मैंने सही, और नंबर जैसे एंड वाई. मिस्टर So we are एक running short मिनट, on एक time. आई एम जस्ट आई विल कंटिन्यू इन 30 सेकंड्स. जी. जैसे भाटिया जी ने भी कहा कि बजट के कई सारे मायने हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, डायरेक्शन है, जीडीपी है, एंड अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द पीपल. एंड वेलफेयर कम्स फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो मैं समझता हूं कि समग्र रूप से बजट डेफिनेटली 8 से 9 पॉइंट पाने के योग्य है. और इसमें देखिए, कहीं भी कोई भी आदमी कितना भी अच्छा कर ले, उसमें और संभावनाएं ऑलवेज होती है, परंतु जो रिसोर्सेज मीन्स हैं और जिस तरह से बजट का आकार भी बढ़ाया गया है जी. कि 35 से आज 42 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, तो ये इसके लोहित साहब, अंदर जो कुछ सरकार कर सकती थी किया है. लोहित साहब, व्हाट डू यू थिंक? आपका नंबर एंड वाई. मैं इसको 9 से 10 दूंगा. और उसका एक कारण ये है कि हमें ये देखना चाहिए हम किस क्षेत्र में हैं, हमारा पास्ट कैसा है, और आज की डेट में हमारे पास हमारे घर में औजार कितने हैं. वो सब कुछ देखते हुए मेरे ख्याल से भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत उम्दा फैसला लिया है. कोई भी काम बजट में ऐसा नहीं किया जिसके कारण लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में देश को कोई नुकसान होगा. और ये जॉब्स के लिए और ये हमारे यूथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. मैं दोबारा आखिरी में एक चीज रिपीट करना चाहूंगा. जो काम हमारे देश ने पिछले 30 साल में व्हाइट कॉलर और आईटी क्षेत्र के लिए किया है, जी. अगर अगले 30 साल तक हम अपने ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर वर्कर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करें, जी. तो अमृतकाल 100 साल के इंडिपेंडेंस के बाद बिल्कुल 100% रियलिटी होगी कि हिंदुस्तान एक डेवलप्ड नेशन होगा. 8 से 10. अगर मेरे स्कूल में टीचर गोयल साहब और लोहित साहब जैसे होते तो क्या बात होती, मुझे भी 10 में से 9 या 8 नंबर मिलते. बट ऑन अ सीरियस नोट, ये देखना होगा अगले एक साल में, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में की तरफ सरकार ने बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं. लेट्स सी एंड वेट व्हाट द रिजल्ट्स हैव टू बेयर. कमबख्त पैसा पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शब बखैर.